दशकों का संघर्ष, हजारों की हत्या, दर्जन भर शहरों का खंडर होना, कई कमांडर की हत्या हो जाना, कई देशों का संघर्ष में कूदना। क्या इजराइल और हमास के बीच की जंग खत्म होने वाली है या फिर अब यह जंग कई देशों के बीच छिड़ने वाली है? इजराइल ने 24 घंटों में हमास के 2 कमांडर की हत्या कर मानो हमास की कमर तोड़ दी, या कहें कि काउंटडाउन शुरू कर दिया। लेकिन इससे अरब देश बिलबिला उठे हैं, वो इजराइल के खात्मे की धमकी दे रहे हैं। चीन भी अरब देशों के साथ आकर खड़ा हो गया है, या कहें कि हमास के साथ आकर खड़ा हो गया है, ईरान के साथ आकर खड़ा हो गया। तो अमेरिका ने इजराइल को खुला समर्थन दे दिया है। ईरान ने जंग का ऐलान करते हुए अपनी मस्जिद पर लाल झंडा लगा दिया। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज है या फिर हमास के अंत का काउंटडाउन? आज हम आपको बताएंगे कि हानिया की हत्या के बाद कैसे इजराइल ने हमास के एक और कमांडर मोहम्मद दाइफ की हत्या कर दी। साथ ही बताएंगे कैसे विश्व में इस हत्या के बाद तनाव की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि इजराइल की तरफ से कहा गया है हमास खल्लास। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि जिस मोहम्मद दाइफ की हत्या की गई है वो कौन है और कैसे वो हमास का कमांडर बना, कैसे इजराइल का दुश्मन बना और क्यों उसे एक तरीके से अमर कहा जा रहा था एक दौर में। सबसे पहले मोहम्मद दाइफ के बारे में पढ़िए जरा। जन्म हुआ 1960 में, जगह गाजा पट्टी का यूनिस रिफ्यूजी कैंप, जहां यह पैदा हुआ। पूरा नाम मोहम्मद दाइफ इब्राहिम अल माजरी, जिसे मोहम्मद दाइफ के नाम से पूरी दुनिया जानती है। पढ़ाई इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा से ग्रेजुएट है। ग्रेजुएशन करने के बाद आतंक में पीएचडी करने की मोहम्मद दाइफ ने ठानी और उसका अंत हुआ हत्या। गोलियां सीने में दाग दी गई। पद हेड हमास मिलिट्री विंग का। यह इसका एक छोटा इंट्रो है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि मोहम्मद दाइफ और हमास के बीच कनेक्शन कैसे बना, कैसे हमास के अंदर मोहम्मद दाइफ का कद बढ़ता चला गया। दरअसल हमास की मिलिट्री विंग कास्म ब्रिगेड का यह मोहम्मद दाइफ चीफ है। 21 सालों से इस विंग की कमांड यह संभाल रहा है। 1996 में यहां अशाय की मौत के बाद दाइफ को यह जिम्मेदारी दी गई। हमास के लिए बम बनाने वाले अयाश को दाइफ अपना गुरु मानता था और जब गाजा यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई कर रहा था उसी दौरान हमास के वो करीब आ गया। जब वो पढ़ रहा था उसी दौरान आतंक की पढ़ाई करनी भी उसने शुरू कर दी। शुरुआती सालों में वो कई सालों तक जेल में रहा, लेकिन फिर उसके बाद उसको कोई पकड़ नहीं पाया। 7 बार दाइफ की हत्या की कोशिश की गई, हर बार वो बच गया और इसी वजह से दाइफ को बुलेट प्रूफ लीजेंड भी कहा गया। हमास की तरफ से उसे कहा गया कि वो बुलेट प्रूफ लीजेंड है, क्योंकि जरा सोचिए इजराइल और मोसाद उसको मारने की 7 बार कोशिश कर चुके थे। अमेरिका कोशिश कर चुका था, वो वैश्विक स्तर पर मोस्ट वांटेड आतंकी की लिस्ट में, लेकिन वो 7 बार बचा और 7 बार बचने के बाद बुलेट प्रूफ लीजेंड उसको नाम दिया गया। लेकिन 8वीं बार वो बच नहीं पाया और वो इजराइल का शिकार हो गया। कहा जा रहा है कि उसका शिकार तो 13 जुलाई के आसपास ही कर दिया गया था, लेकिन कंफर्मेशन नहीं हुई। और कंफर्मेशन कब हुई? हानिया की हत्या के बाद। और हमास पूरे तरीके से इस वक्त टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमास के एक एक करके चीफ और कमांडर्स जहन्नुम पहुंचाए जा रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही है। और मानो इजराइल ये तय कर चुका है कि इस बार हमास के साथ कोई समझौता नहीं, हमास को जड़ से मिटा देना है। और इसी से अरब देश बिलबिला रहे हैं, क्योंकि अरब कंट्रीज हमास को पोषित करती आई है, खासकर ईरान। लेकिन आपको बताते हैं कि हमास के 6 बड़े नेताओं की हत्या, या कहें कि किस तरीके से उनको
जहन्नुम पहुंचा दिया गया। कैसे इस जंग के अंदर वो मारे गए। 6 बड़े नेताओं के बारे में आपको बताते हैं, जरा देखिए वो कब कब शिकार हुए हैं। इनमें पहला नाम हमास के फाउंडर अहमद यासीन का। मार्च 2004 के अंदर यासीन की हत्या की गई। इसके बाद अप्रैल 2004 के अंदर, जरा देखिए, वैसे जो यासीन है उसके बारे में कहा जाता है कि इजराइल के साथ उसका शुरुआत से ही 36 का आंकड़ा रहा है। एक बार उसको 40 साल की सजा भी दी गई, लेकिन एक समझौते के तहत उसको बाहर निकाला गया और उसके बाद फिर 2004 में उसकी हत्या की गई। वो इजराइल में हुए कई आतंकी घटनाओं में पैरवी कर चुका था। लेकिन आगे देखिए, अप्रैल 2004 के अंदर ही हमास के को फाउंडर अब्देल अजीज रंतीसी को मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल एक हेलीकॉप्टर के अंदर अटैक किया गया और उसमें अजीज रंतीसी को मारा गया और उसके साथ जो बॉडीगार्ड थे वो भी इस पूरे घटनाक्रम के अंदर मारे गए थे। अगला चेहरा जनवरी 2020, ये हमास का जो मिलिट्री लीडर है याह अयाश, ये दरअसल वो चेहरा है जिसको गुरु मानता और गुरु मानने के दौरान जिसको इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अलग अंदाज में इसकी हत्या की गई थी और इसकी हत्या जब की गई तो ईरान के तेहरान के अंदर ही की गई। अगला चेहरा आपको बताते हैं। अगला चेहरा जरा देखिए, ये हमास का सीनियर लीडर है। नाम क्या है? नाम इसका पढ़ते हैं, नाम है साले अल अरूरी। जनवरी 2024 में इसको भी मौत के घाट उतार दिया गया। इसकी भी इजराइल ने हत्या कर दी। इसके बाद 2024 में लगातार हमास के कमांडर इजराइल का शिकार बनते रहे। जुलाई 2024 के अंदर हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया 31 जुलाई को मौत के घाट उतार दिया गया। इसकी हत्या कर दी गई और इसकी हत्या तेहरान के अंदर की गई और तेहरान में जिस तरीके से हत्या की गई उसने कई सवाल खड़े किए जो कल हमने उठाए थे। मसलन राष्ट्रपति भवन से महज 150 मीटर की दूरी पर इस चेहरे को शिकार बनाया गया। ईरान की डिफेंस टेक्नोलॉजी धराशायी हो गई। ईरान का इंटेलिजेंस धराशायी हो गया। और क्या वाकई में ईरान के अंदर, ईरान के जरिए ही ईरान ने मिलकर क्या हानिया की हत्या करवाई थी? ये सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठने लगे, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है। ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर ही एक एक करके हमास के कई कमांडर मौत के घाट उतार दिए गए और ये दरअसल वो चेहरे जो मारे गए। इसमें एक चेहरा इसको देखिए, ये मोहम्मद दाइफ हमास का जो मिलिट्री चीफ, उसको मौत के घाट उतारा गया और 2 दिन में या कहीं कि 24 घंटे में इजराइल ने और हमास ने अपने 2 बड़े लीडर्स की मौत और दूसरी तरफ हत्या की कंफर्मेशन दी है। लेकिन सवाल यह है कि एक साइंस से ग्रेजुएट दाइफ कैसे इजराइल का मोस्ट वांटेड बन जाता है? यह कहानी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। इसको आपको सुनना चाहिए कि पढ़ा लिखा आदमी कैसे आतंकियों की बहकावे में आकर हथियार हाथ में उठाता है। दरअसल दाइफ 2002 से हमास के मिलिट्री विंग का हेड था। दाइफ 1965 में गाजा के खान यूनिस कैंप के अंदर पैदा हुआ था। उस समय गाजा पर मिस्र का कब्जा था। 1950 में इजराइल ने हथियार लेकर घुसपैठ करने वालों में उसके पिता भी शामिल थे। बचपन से ही उसने अपने रिश्तेदारों को फलस्तीन की लड़ाई लड़ते हुए देखा था। दाइफ ने गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से साइंस की पढ़ाई की थी। वो अपने कॉलेज में इंटरटेनमेंट कमेटी को लीड कर रहा था। उसने कई नाटकों में हिस्सा लिया था। 20 की उम्र के बाद अब तक दाइफ की कोई तस्वीर सामने नहीं आई। आप सोचिए कितनी सीक्रेसी के साथ वो काम कर रहा था और शायद यही वजह कि 7 बार उसको मारने की साजिश रची गई, लेकिन मोसाद जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी नाकाम हो गई। हमास की स्थापना 80 के दशक के अंत में हुई। तब दाइफ की उम्र
महज 20 साल थी। उसके बाद किस तरीके से वो हमास के साथ जुड़ा, कैसे सलाखों में पहुंचा, कैसे वो मिलिट्री विंग का चीफ बना और कैसे उसको मारा गया, ये पूरी कहानी इससे समझ में आएगी जब हम आपको समझाएंगे कि इजराइल का मोस्ट वांटेड किस तरीके से वो बना। बुलेट प्रूफ लीजेंड जिसको कहा जाता रहा, वो कैसे इजराइल का मोस्ट वांटेड बना, जरा इस कहानी को भी समझिए। डाइफ सालों से इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर था और इसका मोसाद को गम भी रहा क्योंकि वो उसको मार नहीं पा रहा था। अमेरिका का विदेश विभाग उसे आतंकवादी घोषित कर चुका था। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के अंदर डाइफ इंटरनेशनल टेररिस्ट था। अमेरिका के मुताबिक 2014 में जब इजराइल और हमास के बीच जोरदार संघर्ष हुआ था, उसके बाद इसको आतंकी घोषित किया गया था क्योंकि उस दौरान डाइफ ने ही हमास की आक्रामक रणनीति बनाई थी, या कहीं कि फ्रंट फुट पर डाइफ ही नजर आ रहा था। 2014 में इजरायली सेना ने एक घर पर हमले कर डाइफ को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन मोसाद नाकाम रही, आईडीएफ नाकाम रही। हमले में डाइफ की पत्नी और 7 महीने का बेटा और एक 3 साल की बेटी मारी गई थी, लेकिन डाइफ बच निकला था। डाइफ हमास का एकमात्र मिलिट्री कमांडर था जो इतने लंबे वक्त तक जिंदा रहा, या कहें कि जिस पर 7 बार अटैक किया गया लेकिन वो हर बार बचकर निकल गया। उसमें एक बड़ी वजह यह भी थी कि उसका कोई फोटो 2000 या कहें कि जब वो 20 साल की उम्र का था उसके बाद से सामने नहीं आया था और इसलिए उसको मारने में दिक्कत हो रही थी। इतनी कोशिशों के बावजूद ना मारे जाने की वजह से ही उसे बुलेट प्रूफ लीजेंड कहा जाता था, लेकिन अभी वो ताबूत में है क्योंकि उसको मौत के घाट इजराइल के मोसाद ने उतार दिया है। लेकिन क्या वाकई में डाइफ को इसलिए मारा गया कि हमास के कमांडर के तौर पर काम कर रहा था, मिलिट्री विंग के चीफ के तौर पर काम कर रहा था, या इजराइल के अंदर हुए लगातार हमलों में डाइफ का नाम सामने आ रहा था और इसलिए मोसाद की वो मोस्ट वांटेड लिस्ट के अंदर था? इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा 1996 में डाइफ ने कैसे इजराइल पर हमला करवाया था। दरअसल 1993 में इजराइल फलस्तीन से हजारों मील दूर अमेरिका में एक समझौता हुआ था। इसे दुनिया ओस्लो समझौते के नाम से जानती है। यह शांति समझौता पीएलओ के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत 10 सितंबर 1993 को पीएलओ ने इजराइल को मान्यता दे दी थी। बदले में इजराइल ने भी बड़ा फैसला लिया। उसने पीएलओ को फिलिस्तीन का आधिकारिक प्रतिनिधित्व माना था, लेकिन हमास को यह बात रास नहीं आई। उसका कहना था कि फिलिस्तीन को यह सारी जमीन वापस की जानी चाहिए जो उसके पास 1948 के अरब इजराइल युद्ध के पहले तक थी। ओस्लो समझौते के खिलाफ 1996 में इजराइल में एक बड़ा हमला किया गया और इसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसका आरोप डाइफ पर लगा था और तभी से 1996 से डाइफ मोसाद की मोस्ट वांटेड लिस्ट के अंदर था और उसको मारने के लिए 1996 के बाद 7 बार हमले किए गए, लेकिन हर बार वो बच निकला। लेकिन मोसाद और भारत की रो के बीच में क्या वाकई में कोई संबंध है? और जो यह कहा जा रहा है कि डाइफ को मारने, हानिया को मारने में मोसाद की अमेरिका ने हेल्प की, क्या मोसाद की रो ने हेल्प की? यह भी एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो चलिए, वैसे तो इजराइल और भारत के बीच में बड़े घनिष्ठ संबंध है और इजराइल के अंदर एक ऐसी जगह भी है जहां भारतीय सैनिकों ने जो शहादत दी उसके लिए वहां स्मारक स्थल बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी भी वहां होकर आए थे। लेकिन यह रिश्ता कैसे मजबूत हुआ और कैसे जब अमेरिका जैसे देश ने भारत का साथ छोड़ दिया था, उस दौर में कैसे मोसाद और इजराइल भारत के साथ खड़े थे और आतंकवाद के मुद्दे पर कैसे रो और मोसाद एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते हैं, यह पूरी कहानी आपको बताते हैं कि यह कैसे शुरू हुआ। दरअसल भारत की खुफिया एजेंसी रो लंबे समय से मोसाद की सीक्रेट पार्टनर रही है। भारत के आजाद होने के ठीक 1 साल बाद इजराइल स्वतंत्र देश बना था। 1950 में
भारत ने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। लेकिन दोनों के बीच ये संबंध 1992 में शुरू हुए। दुनिया की नजरों में दोनों एक दूसरे के संपर्क में बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन कहा जाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। 1968 में भारत में रॉ नाम की एक खुफिया एजेंसी बनाई गई। रॉ के प्रमुख RN काव को मोसाद के साथ रिश्ते बनाने का काम सौंपा गया। शुरुआत में रॉ और मोसाद ने चीन, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान पर अभियान चलाए थे। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम आपको याद होगा, जो 1970 में कंडक्ट किया गया था, वो रॉ और मोसाद के लिए एक मिशन के रूप में टारगेट पर था। रॉ और मोसाद के एक साथ काम करने से पाकिस्तान घबराने लगा था और उसको लग रहा था कि परमाणु मिशन की जानकारी भारत और इजराइल को लग गई है और उसने कुछ वक्त के लिए अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को रोक दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, 1981 याद कीजिए, 1981 में इजराइल ने ईरान की परमाणु सुविधा को जड़ से उखाड़ फेंका था। वहीं आतंकवाद को भी लेकर रॉ और मोसाद ने एक साथ काम किया। 1987 में रॉ विंग के प्रमुख AK वर्मा इजराइल गए थे। दरअसल आपको ध्यान होगा, इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। उसके बाद कैसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से निपटा जाए, इसके लिए भी इजराइल भारत के अधिकारी पहुंचे थे। वहीं आतंकियों के उपकरणों से निपटने की तकनीकी मदद की मांग भारत ने की थी और एक दोस्त होने के नाते इजराइल ने भारत की मदद की थी, जबकि उस दौर में ब्रिटेन और अमेरिका ने भारत की मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। और जिसका जिक्र हम कर रहे थे, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारतीय खुफिया एजेंसी को प्रशिक्षण के लिए इजराइल भेजा गया था और बाकायदा इजराइल की तरफ से प्रशिक्षण दिया गया था। दोनों सुरक्षा एजेंसियां, दोनों इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करती आई है और इसीलिए शायद यह कहा जा रहा है कि शायद हानिया और इस्माइल के मौत के पीछे, हत्या के पीछे क्या मोसाद का समर्थन भारत ने किया, रॉ ने किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में ईरान ने जो मस्जिद पर लाल झंडा लगाया है, क्या उसके बाद जंग तय मानी जाए? और अगर जंग होगी तो इजराइल और ईरान की सेना में कौन किस पर भारी पड़ेगी? साथ में चीन क्या वाकई में ईरान को हथियार सप्लाई करेगा? और क्या अमेरिका इजराइल के साथ आकर खड़ा हो जाएगा? दोनों की जंग को लेकर क्या कुछ टिप्पणियां आई हैं, ये भी आपको बताएंगे। एक छोटे से तक, क्या वाकई में ईरान ने जंग का ऐलान कर दिया है? अगर जंग का ऐलान कर दिया है तो इजराइल के साथ अगर जंग हुई तो दोनों में से किसकी सेना किस पर भारी पड़ेगी? एक बार जरा देखते हैं कि दोनों की सेना के बीच का कंपैरिजन क्या कुछ कहता है। देखिए जरा, ईरान की जो सेना है वो दुनिया में 14वीं सबसे बड़ी सेना है, जबकि इजराइल की सेना 17वीं बड़ी सेना है। अगर सैनिक की बात की जाए तो 11,80,000 सैनिक ईरान के पास है, जबकि इजराइल के पास 6.7 लाख सैनिक है। अगर बात करें टैंक की, तो टैंक देखिए 1996 टैंक ईरान के पास है, जब इजराइल के पास 1370 टैंक है। वहीं अगर युद्धक विमान की बात करें तो ईरान के पास 15,551 है, जबकि अगर आप इजराइल के पास देखेंगे तो युद्धक विमान इजराइल के पास ईरान से ज्यादा है, 612 है। लड़ाकू विमान इजराइल के पास 241 है, जबकि अगर बात करें ईरान की तो ईरान के पास 186 है, यह भी ईरान के पास कम है। ईरान के पास पनडुब्बियां 19 है, जबकि अगर आप इजराइल को देखेंगे तो इजराइल के पास सिर्फ 5 पनडुब्बियां हैं। लेकिन पनडुब्बियों की जंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में कोई समुद्री रेखा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम टैंक देखें तो टैंक ईरान के पास ज्यादा है, युद्धक विमान इजराइल के पास ज्यादा है, लड़ाकू विमान इजराइल के पास ज्यादा है। लेकिन जब सैनिक संख्या देखेंगे तो इजराइल लगभग आधी है ईरान के मुकाबले। लेकिन क्या वाकई में जंग होगी? इस जंग से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बाकी देशों का रुख कहां रहेगा। हम आपको पाकिस्तान के एक मंत्री फवाद चौधरी का एक्स पर किया गया पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। इसको जरा समझिए और देखिए कि किस तरीके की टिप्पणियां मुस्लिम राष्ट्रों से आ रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता
अयातुल्ला खामेनेई पर सवाल उठाए गए हैं। और सवाल उठाते हुए क्या कहा गया, पढ़िए जरा। इन ईरानी मुल्लाओं की बहादुरी सिर्फ महिलाओं पर निकलती है, बेहद तंज लहजे में पोस्ट किया गया। लेकिन जब इजराइल सामने आता है तो फिर क्या होता है, तो ये बूचड़ खाने के मेमने बन जाते हैं। और ये फवाद चौधरी पाकिस्तान के मंत्री ने कहा। अब आपको पढ़ाते हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो आरोप लगे वो उन पर भी लगे हैं। और जो कहा गया कि बूचड़ खाने के मेमने की स्थिति हो जाती है, इजराइल ने जिस तरीके से तेहरान में मौत के घाट हानिया को उतारा, उसके बाद क्या कुछ कहा गया जरा देखिए। यह भी देखिए, कहा गया इजराइल को हमले की भारी कीमत चुकानी होगी, किसी भी सूरत में इजराइल को माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसी धमकियां इजराइल ना जाने कितनी बार सुन चुका है, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है कि तेहरान के अंदर कैसे वहां के परमाणु वैज्ञानिकों को टारगेट किया गया, उनको टारगेट किया गया जिन्होंने हमास की हेल्प की, हिजबुल्लाह की हेल्प की। इजराइल ने तेहरान में उनको मारा है। अमेरिका का रुख क्या रहेगा, ब्लिंकन अमेरिकी विदेश मंत्री वो क्या कुछ कह रहे हैं, इस पर जरा देखिए। वो कह रहे हैं कि अमेरिका की इस ऑपरेशन में कोई भागीदारी नहीं है, यानी कि जो हानिया को तेहरान में घुसकर मारा गया उसमें अमेरिका कह रहा है कि उसकी कोई भागीदारी नहीं है। हानिया के खिलाफ ऑपरेशन की अमेरिका को ना तो पूर्व जानकारी थी और ना ही उसकी इसमें कोई भागीदारी है। लेकिन इससे आगे ब्लिंकन ये भी कह रहे हैं कि अगर जंग हुई तो इजराइल के पीछे अमेरिका खुलकर खड़ा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन चीन का भी बयान आया। चीन ने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहा जरा देखिए। चीन ने कहा कि चीन हानिया की मौत की सूचना से व्यथित और चिंतित है। इजराइल का यह ऑपरेशन पूरी तरह से अवैध और गलत है और चीन हमास के समर्थन में खड़ा हुआ है। यह दरअसल वो ताकतें जो एक दूसरे के खिलाफ जंग के मैदान में अगर उतरी तो यह वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होगी। लेकिन क्या यह सिर्फ धमकियां हैं, क्योंकि जंग ना चीन अफोर्ड कर सकता है, ना अमेरिका, ना ईरान अफोर्ड कर सकता है। तो क्या वाकई में सिर्फ एक दूसरे के प्रति समर्थन दिखाने और अपने हथियारों की डील को मजबूत करने के लिए यह बयान दिए गए और हमास जैसे खत्म हो रहा है? क्या यह हमास का काउंटडाउन है और इजराइल क्या हमास के खात्मे के साथ रुक जाएगा या फिर हूती, हिजबुल्ला वहां तक जंग जाएगी? क्योंकि लेबनान के अंदर भी जंग छिड़ी है और इसके अलावा यूनान के अंदर हूती, वहां भी जंग छिड़ी हुई है। क्या इजराइल रुकने वाला है या ये जंग होने वाली है? बहरहाल फिलहाल जिस तरीके से कमांडर मारे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि हमास जल्द खल्लास हो। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।